अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम एक्सपर्ट्स। मैं हूं दुआ जमील। आज के पैनल का हिस्सा हैं जावेद चौधरी साहब, अयाज खान साहब, मंसूर अली खान साहब, रहमान अज़हर साहब और आमिर इलियास सना साहब। आज चूँकि सेनेट के बाद के जो हालात हैं, प्राइम मिनिस्टर साहब का खिताब भी अभी आपने सुना होगा, इसीलिए ये एक्सपर्ट स्पेशल है। सेनेट इलेक्शन के बाद आज प्राइम मिनिस्टर ने अहम खिताब किया है। उन्होंने वोटों की खरीदो फरोख्त को मुल्की मसाइल की सबसे बड़ी वजह करार दिया और एक बार फिर ये दावा किया है कि अपोजिशन ने यूसुफ रजा गिलानी को जितवाने के लिए अरबों रुपए खर्च किए और उसके बाद मुझ पर अदम एतमाद की तलवार लटकाकर एनआरओ लेने की कोशिश कर रही है। लेकिन अपोजिशन के हाथों ब्लैकमेल नहीं होगा और ना ही किसी सूरत एनआरओ दूंगा। वज़ीर आज़म ने इलेक्शन कमीशन को भी तनकीद का निशाना बनाया और वाज़ेह किया है कि इलेक्शन कमीशन ने सेनेट इंतखाबात में मौसर इकदामात ना कराकर बिकने वाले अरकान को मौका दिया है और जमहूरियत को नुकसान पहुंचाया है। प्राइम मिनिस्टर ने मुल्क में करप्शन के खात्मे के लिए इज्तिमाई जिम्मेदारी पर जोर देते हुए हर पाकिस्तानी को अपनी अपनी जिम्मेदारी अदा करना पड़ेगी, ये कहा उन्होंने ये भी ऐलान किया कि हफ्ते को कौमी असम्बली से एतमाद का वोट लूँगा और जो अरकान मुझ पर भरोसा नहीं है, जिन अरकान को, वो अपना जमहूरी हक अदा करें और खुलकर सामने आए। प्राइम मिनिस्टर ने एक बार फिर इस अज़्म का इआदा किया कि मैं इक़्तिदार में रहूं या ना रहूं, इन करप्ट लोगों का मुकाबला करता रहूंगा। इसी मुनासिबत से ऑफ कोर्स पहला सवाल होगा, मंसूर साहब मैं आपसे आगाज़ कर रही हूँ। प्राइम मिनिस्टर साहब का खिताब आपने सुना, अब ये जो नई हिकमत अमली उनके खिताब से नज़र आई आपको, ये कितनी मौसर साबित हो सकती है? सबसे पहले अगर आप इस खिताब पर भी कमेंट करना चाहें तो कर सकते हैं कि आपको क्या लगा। प्राइम मिनिस्टर साहब बड़े बहुत ज़्यादा वो थे कि मैं इन चोरों को नहीं छोड़ूंगा और उनको ये भी लग रहा है कि ये एनआरओ के लिए दबाव है उन पर कि वो एनआरओ दे दें अपोजिशन को तो सब ठीक हो जाएगा। देखिए, प्राइम मिनिस्टर का जो खिताब था काफ़ी लंबा खिताब था और पहले मैं ये समझा शायद 5-6 मिनट के अंदर जो भी वोट ऑफ कॉन्फिडेंस के हवाले से वो बात करना चाहेंगे, लेकिन ऑब्वियसली थोड़ा सा इसके अंदर एक कैंपेनिंग मोड भी लगा और प्राइम मिनिस्टर के पास एक जो स्ट्रेंथ है जो मुझे मानना पड़ेगा कि बाकी सियासतदानों से ज़्यादा है, वो ये है कि फ़ौरन अपनी गैलरी को एड्रेस ज़रूर करते हैं और वो कैमरा शाय नहीं है। जो भी बात करनी है, अगर आप उनका कंपैरिजन नवाज शरीफ के साथ करें या यूसुफ रजा गिलानी के साथ, वो भी फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर हैं, इमरान खान साहब के पास ये स्ट्रेंथ है और उसी स्ट्रेंथ को उन्होंने यूज़ किया है। लेकिन अगर वर्डिंग्स के ऊपर जाएं, जो पूरा खिताब था मेरे ख्याल में वो तजादात से भरा हुआ था, एक बोरिंग खिताब था, रेपिटेटिव बातें थी। कई दफ़ा पहले भी ये सारी बातें वो कर चुके हैं। अपोजिशन को उन्होंने एक दफ़ा फिर आड़े हाथों लिया, उनको टारगेट किया। लेकिन जिस तरह असल इशू है वो ये है कि वो कहते हैं कि जी 15-16 लोग जो हैं वो मेरे बिके हैं। वो 15-16 लोग कौन हैं? आप उनके नाम लें, उन लोगों को बताएं ताकि आवाम को भी पता लगे। दूसरी बात यह कि अगर आपको पता है कि आपकी पार्टी के अंदर 15-16 ऐसे लोग हैं जो बिक गए हैं, आप उन्हीं लोगों के पास दोबारा जा रहे हैं कि वो अब आपको वोट करें और आपको वो वोट ऑफ कॉन्फिडेंस दें। एक बात। उसके बाद जहाँ पे पैसा चलने की बात आती है, मतलब उसकी सबसे बड़ी एक जो एग्जांपल है वो तो अब्दुल कादिर साहब हैं बलूचिस्तान से, जिनको पहले आपने टिकट दिया, उसके बाद आपने उनसे टिकट लिया, उसके बाद अपने ही पार्टी के एक बंदे को टिकट दिया, उसके नॉमिनेशन पेपर्स वापस लिए, बलूचिस्तान में फिर आप ही की पार्टी ने जाके उनको वोट दिया। केपी से जाके आप अपने सेनेटर्स उठा के देख लीजिए, अरबपतियों की लाइन लगी हुई है वहाँ पे कौन से मिडिल क्लास लोगों को आपने टिकट दिए। तो एक तजादात से भरपूर था और मुझे ये लग रहा था कि ऑब्वियसली एक जो डैमेज हुई है पिछले 24 घंटे में, अपनी गैलरी को, अपने वोटर को वो एक बताने की कोशिश कर रहे थे कि नहीं, मैं अभी भी कायम दायम हूं, मैं वैसे ही खड़ा हूं, मेरे पास वही ताकत अभी भी उसी तरह मौजूद है। स्टॉक एक्सचेंज को अगर आप आज उठा के देखें तो पहले ही 10 मिनट के अंदर आज जब स्टॉक एक्सचेंज खुली तो 1000 से भी ज्यादा पॉइंट्स उसने लूज किए। तो ये कॉन्फिडेंस होता है मुल्क की पॉलिटिकल हालात के ऊपर। स्टॉक एक्सचेंज ने जो है वो अपना भी एक अपना फीडबैक एक दिया था और मेरे ख्याल में प्राइम मिनिस्टर जो है वो वही कॉम्स को एक कॉन्फिडेंस में लेना चाह रहे थे कि नहीं, आपका प्राइम मिनिस्टर अभी भी उसी तरह कायम और दायम है। सही जी। अयाज साहब, अगर प्राइम मिनिस्टर कॉन्फिडेंस में लेना चाह रहे थे कॉम को और जिन पॉइंट्स पर बात की मंसूर साहब ने, तो आपको लगता है इस खिताब के बाद वो कॉन्फिडेंस ले पाए हैं अवाम का? देखिए, बात अवाम की नहीं होती, जाहिर है अपनी अपनी जो आपके फॉलोअर्स होते हैं आप उनको एड्रेस कर रहे होते हैं और जाहिर है उन्होंने उन्हीं को एड्रेस किया। बाकी जो उनका मुखालिफ है शदीद, वो तो कह रहा होगा ना ये क्या अजीब बातें कर रहा है प्राइम मिनिस्टर, इसको पता ही कुछ नहीं है, हमेशा इसी तरह की ये बात करता है, कोई नई बात तो इसके पास थी नहीं, इसने आज भी नहीं की। लेकिन एक क्रेडिट इमरान खान को देना पड़ेगा कि वो आज, ये मैंने आज तक नहीं सुना किसी प्राइम मिनिस्टर को कहते हुए कि भाई मैं वोट ऑफ कॉन्फिडेंस ले रहा हूं, आओ, अगर तुम मेरी मुखालफत करते हो तो कर लो मेरे सामने, इसके बावजूद मैं तुम्हारी इज्जत करूंगा। इस हद तक ये चैलेंज देना, ये एक इमरान खान की वो जो एक फाइटर इमरान खान है ना, वो उसमें नजर आता है। ये बात ठीक है कि सारी रेपिटेशन थी, कोई उसमें काम की बात उस तरह से उन्होंने नहीं की। 14-15 अगर उनके पास फिगर पहुंच चुका है तो यकीनन नाम भी पहुंच चुके होंगे, लेकिन वो इलेक्शन कमीशन पर डाल रहे हैं कि जी आप ये बताएं हमें कि ये 14-15 लोग कौन है।
क्योंकि आपने कराना था ये साफ और शफाफ इलेक्शन, आप उसमें नाकाम रहे, इसलिए आपकी जिम्मेदारी बनती है कि आप वो लेके आए नाम हमारे पास और हम उस पर। और इस स्टेज पे मंसूर तो मेरा ख्याल बड़ा मासूम समझते हैं इमरान खान को कि नाम ले दें, वो उनको वोट ऑफ कॉन्फिडेंस तो लेने दें यार। उसके बाद आप मरवाना चाहते हैं, इस वक्त नाम ले लें या वो एक्शन ले लें उनके खिलाफ, तो वोट ऑफ कॉन्फिडेंस तो गया, उसके बाद देखेंगे क्या करना है। सही जी। जावेद चौधरी साहब, एक तो खिताब पे मैं चाहूंगी आप कमेंट करते हैं, दूसरा अब आपको क्या लग रहा है नई हमली क्या हो सकती है? रहमान अजहर साहब जी। रहमान, तो खान साहब ने जो बहुत सारी बातें की वो बिल्कुल मंसूर ठीक कह रहे थे कि वो बातें थी कि जहां पर उन्होंने अपने जो सपोर्टर्स हैं उनको एड्रेस किया है और वो करप्शन के हवाले से उन्होंने बात की और उन्होंने जो दीगर भी बातें की। लेकिन बुनियादी तौर पर दुआ मसला जो है वो उनके सपोर्टर्स के साथ शायद उस तरह से नहीं है। उनका सपोर्टर जिस तरह से पहले खान साहब के साथ खड़ा था वो अभी भी उसी तरह से हो सकता है उनके साथ खड़ा। और असल मसला तो उनके मेंबरान का है और मेंबरान के हवाले से ये जो 15-16 लोग हैं इनके हवाले से खान साहब जो है वो क्या करेंगे? असल सवाल ये है कि इनका पता जो है वो किस तरह से चलाएंगे, क्योंकि पहले ये कहा जाता रहा कि नून लीग जो है वो अपने उन लोगों को ढूंढे या पीपल्स पार्टी उन लोगों को ढूंढे जिन्होंने सादिक संजरानी के जब अदम एतमाद आई थी तो उस वक्त वोट नहीं था दिया। खान साहब ने एक अच्छा प्रेसिडेंट जो है वो सेट किया था जब उन्होंने खैबर पख्तूनख्वा में पिछले इलेक्शन में जिन्होंने उन लोगों को वोट नहीं दिए थे उनको जो है वो पार्टी से बाहर कर दिया था। लेकिन ये सवाल बहरहाल रहेगा कि अब एक तरफ तो उन्हें एतमाद का वोट भी लेना है, उन्होंने उन लोगों को भी चैलेंज दिया है कि भाई अगर तुम मेरी मुखालफत करते हो तो खुलकर सामने आओ और जो कॉन्फिडेंस का वोट है वो फिर मुझे ना दो। लेकिन ये 14, 15, 16 जितने भी लोग हैं अब आज खान साहब ने कहा है कि ये बिके हैं, तो हुकूमत पूरी ये कह रही है कि ये बिके हैं, तो इन लोगों के हवाले से जो है वो क्या करेंगे? दूसरा, ये जो हुकूमत और इलेक्शन कमीशन की जो टेंशन है ये आने वाले दिनों में मेरा ख्याल है ये बड़ी अहम होगी। पहले बात वज़रा तक रहती थी, आपको याद होगा डस्का इलेक्शन तक फरदौस आशिक आवान ने भी बात की थी, कुछ बाकी लोगों ने भी बात की थी, लेकिन अब वज़ीर आज़म ने आज की तकरीर के अंदर बराह रास्त जो है वो इलेक्शन कमीशन से जो है वो सवालात पूछे और उन्होंने पूछा है कि आप बताएं कि आपने जो है वो क्या किया, आपको सुप्रीम कोर्ट ने जो है वो मौका दिया। अब इलेक्शन कमीशन जो है उसका आगे किरदार और दूसरी तरफ वजीर आजम का ये कहना, मेरा ख्याल है कि ये जो है वो आने वाले दिनों में जो है वो बड़ा अहम होगा। और फिर ये कि जो मेंबरान के एतमाद का मामला है वो खान साहब अभी वोट ऑफ कॉन्फिडेंस जो है वो हो सकता है हासिल कर ले, लेकिन जो बाकी 2.5 साल है उसमें जो है वो इन मेंबरान के हवाले से जो वो क्या होगा, क्या ये खान साहब के साथ रहेंगे, क्या खान साहब जो है वो उनको साथ लेकर चलेंगे या नहीं चलेंगे, ये चीज़ मेरा ख्याल है अहम होगी। और खान साहब अगर आज इस हवाले से बात कर लेते अपने उन मेंबरान के हवाले से भी तो पता चल जाता कि खान साहब इस इशू पर कि जहां पर वो ये कह रहे हैं कि 15-16 मेंबरान उनके बिके हैं, उनके हवाले से खान साहब जो है वो क्या करने वाले हैं। बिल्कुल सही जी। आमिर साहब, आप किस तरह से देखते हैं इस खिताब को? खिताब तो ऐसे था जैसे वज़ीर आज़म ने ओथ लिया है और उसके बाद वो आके बता कि उनके अज़ाइम क्या हैं। मेरा सवाल ये होगा इलेक्शन कमीशन से, चूँकि प्राइम मिनिस्टर भी मुखातिब हुए तो मैं भी हो रहा हूँ कि आपने लियाकत जतोई को नोटिस दिया, आपने गिलानी साहब के साहबजादे को नोटिस दिया, आप वज़ीर आज़म से भी पूछें कि 50 से 70 करोड़ रुपए बलूचिस्तान में किसने लिए, उसका सबूत फराहम करें। आप प्राइम मिनिस्टर की आज की स्पीच पे पूछें कि कौन कौन सा मेंबर आपका बिका, आपको कैसे इतला मिली कि पैसे मिले हैं, उनके सबूत आपके पास तो सब पाकिस्तान की सबसे ज़्यादा इन्फॉर्मेशन आती है, आप उनके नाम दें। आपने 2018 का क्रेडिट लिया, आप सादिक संजरानी के अदम एतमाद में जब वोट मिले पीपल्स पार्टी और नून लीग के सेनेटरों के, सब ने बगलें बजाई, और सेनेटर सरवर चौधरी जब बने जो आज गवर्नर पंजाब हैं उस वक्त वो ताल्लुकात की बुनियाद पर कहलाए। आपको केपी में 1 सीट इजाफी मिली तो वो ताल्लुकात की बुनियाद पर मिली, जब दूसरे किसी को मिले तो वो सिर्फ पैसे पे। ये सवाल है इलेक्शन कमीशन से कि प्राइम मिनिस्टर के ओहदे हुए शख्स के पास तो यकीनन इन्फॉर्मेशन होगी, वीडियोज़ होंगी, वो लेके आएँ। और ये जो एतमाद का वोट लेने जा रहे हैं ये नवाज शरीफ साहब ने भी लिया था जब 93 में गुलाम इसहाक खान ने असम्बली तोड़ी थी और वो वापस आए तो उन्होंने भी लिया था। और अच्छा, ना इसकी कोई कानूनी और आईनी हैसियत है, ना उस एतमाद के वोट की कानूनी और आईनी हैसियत थी, क्योंकि आर्टिकल 91(7) कहता है कि सदर कहेंगे कि आपको मेरे ख्याल में एतमाद का वोट नहीं रहा आपके पास, लिहाजा आप अक्सरियत साबित करें। ये सिर्फ पब्लिक कंजम्पशन के लिए एक है कि जी आपके पास है। अच्छा, आप कमांड करते हैं, इसमें कोई शक नहीं, आपके वोट भी पूरे होंगे, लेकिन असल सवाल तब आएगा जब हिज़्ब इख्तिलाफ अगर अदम एतमाद ले आई
तो ज़्यादा से ज़्यादा वो लोग जो ओपनली उस वक्त खड़े होकर आपके खिलाफ अदम एतमाद करेंगे, वो कामयाब अगर होती है, वो ज़्यादा से ज़्यादा आप जाके इलेक्शन कमीशन से डी सीट करा सकते हैं, वो बिल्कुल हो जाएंगे। लेकिन वो तो फिर आने वाले उनको ज़िमनी इलेक्शन में टिकटें भी देंगे और वो बात भी कर लेंगे, तो मुल्क कहाँ जाएगा। असल इशू ये था कि आपने एक सेनेट की सीट पे चूंकि इतनी ज़्यादा हाइप क्रिएट हुई, आपको कुछ रिपोर्ट्स थी, आप यकीनन इसीलिए 72 घंटे बैठ गए सबसे मिलने के लिए जिनसे कभी नहीं मिले थे, और सब लोगों को मुलाकात का टाइम दिया, वादे वईद हुए। अब वो वादे वईद भी आपको करने पड़ेंगे क्योंकि आपके डायरेक्टिव्स ऑफिस के जो पड़े हुए हैं अरकान असम्बली आपके पीटीआई के, आप देख लें, मेरी इतला के मुताबिक प्राइम मिनिस्टर को ये इतला मिली है कि उनका कोई इत्तेहादी नहीं टूटा। जितने टूटे पीटीआई के टूटे, 40 टूटे, 25 टूटे, या आखिर में वो 17 रह गए, कुछ लोगों की वापसी हो गई। दूसरे, आपने ये खिताब किससे किया है? मेरा सवाल ये है, जब आप कहते हैं मैं सड़कों पे निकालूंगा, आप किसको बताना चाह रहे हैं? भाई आप वजीर आजम हैं, आप इतना अच्छा सिस्टम लाएं कि लोग घरों पे आराम से रोटी खाएं, अपनी नौकरी करें, कारोबार और बिजनेस फूले। आप फिर उसी तकरीर पे आगे जो कंटेनर पे करते थे। नहीं प्राइम मिनिस्टर साहब, अब आपको जवाब देना है, सवाल नहीं करना कि आपकी 2.5 साल की कारकर्दगी क्या थी। सिर्फ एहतसाब का नारा और ये कि मैं ये कर दूंगा, वो नहीं, अब आपको जवाब देना और जवाब दें। ठीक है जी। जावेद चौधरी साहब, प्राइम मिनिस्टर का खिताब, नई हिकमत अमली क्या हो सकती है? देखिए, प्राइम मिनिस्टर साहब का एक तो खिताब रवायती है, उसमें कोई नई चीज़ नहीं थी सिवाय इसके कि वो एतमाद का वोट ले रहे हैं, और वो तो ज़ाहिर कल से ही खबर कर रही थी, वो सबको पता था कि वो एतमाद का वोट ले रहे हैं, और ज़ाहिर वो रेपोजिशन भी कर दी गई पार्लियामेंट के इजलास की, तो वो कोई नई खबर वो भी नहीं थी। तो ये एक रवायती सा उनका खिताब है, जैसे वो अमूमन खिताब करते हैं, और यही चीज़ें दोहराते हैं सारी जो उन्होंने इस खिताब में भी दोहरा दी। अब सवाल ये है कि आने वाले दिनों में गवर्नमेंट के चैलेंजेस क्या हैं। तो 3 बड़े चैलेंजेस होंगे गवर्नमेंट के लिए। पहला जो सबसे बड़ा चैलेंज है वो एतमाद का वोट है। जाहिर है अगर इनके अपने अरकान या इनका कोई एक इत्तेहादी भी उस दिन इनका साथ छोड़ गया तो गवर्नमेंट खत्म हो जाएगी। तो लिहाजा ये एक 2 धारी तलवार है जो लेके वो बाहर निकल आए हैं, जिसमें जाहिर है अब इनको फ़ायदा भी हो सकता है और नुकसान भी हो सकता है। फ़ायदा ये होगा कि एतमाद का एक वोट इनको मिल जाएगा, जिससे 6 महीने इनके खिलाफ को अदम एतमाद नहीं आ सकेगी, ये एक फ़ायदा होगा। लेकिन अगर किसी एक इत्तेहादी ने साथ छोड़ दिया या इनके कुछ अरकान गायब हो गए, उससे वो ना आए, या उनमें से कुछ अरकान ने फॉरवर्ड ब्लॉक बना दिया, वो साइड पे हो गए, तो फिर गवर्नमेंट चली जाएगी उसी दिन। एक चीज़। दूसरा जो इनके लिए सबसे बड़ा चैलेंज है वो चैलेंज है 12 मार्च से स्टार्ट होगा, जब नए सेनेटर्स हल्फ उठा लेंगे और उसके बाद चेयरमैन सेनेट और डिप्टी चेयरमैन की इंतखाब का वक्त आ जाएगा। और उस वक्त अपोजिशन ने अभी फैसला किया हुआ है कि कुछ भी हो जाए, यूसुफ रज़ा गिलानी साहब को हर सूरत चेयरमैन सेनेट बनवाना है। तो ये दूसरा चैलेंज ये है कि वो 3 मार्च की तरह इनको एक दूसरी शिकस्त 12 के बाद किसी वक्त भी हो जाएगी, जो गवर्नमेंट के लिए खासी हजीमत का बायस बनेगी। तीसरी चीज़ जिसका बिलावल साहब ने आज जिक्र कर दिया, वो पंजाब के अंदर अदम एतमाद है। अगर पंजाब के अंदर अदम एतमाद पाकिस्तान मुस्लिम लीग नोन कर देती है और पीपल्स पार्टी उनको सपोर्ट करती है और वो चौधरी साहबान को मनवा लेते हैं, तो उसके बाद ये होगा कि उस्मान बुज़दार साहब फर्क हो जाएंगे, क्योंकि उस्मान बुज़दार साहब को रखने के लिए कोई तैयार नहीं है। इवन एस्टेब्लिशमेंट इनके उनके खिलाफ है और वो गवर्नमेंट से कई मरतबा कह चुके हैं कि इनको आप हटाएं। अगर वहां से पंजाब में अदम एतमाद हो जाती है, पंजाब गवर्नमेंट के हाथ से निकल जाता है, तो गवर्नमेंट कहाँ पे खड़ी होगी इस एतमाद के वोट के बावजूद, उसका आप अंदाजा कर सकते हैं। तो मेरा ख्याल है कल की जो शिकस्त है गवर्नमेंट की, उसने बहुत सी चीज़ें तय कर दी हैं। अब वो गवर्नमेंट का हर आने वाला दिन पिछले से बुरा ही हो सकता है, वो अच्छा नहीं हो सकता, उसको संभलना आप गवर्नमेंट के लिए इतना आसान काम नहीं होगा। ठीक है जी, आप समझते हैं कि रिवायती खिताब आने वाला हर दिन गवर्नमेंट के लिए बहुत सारे चैलेंजेस ला सकता है। दीगर एक्सपर्ट्स की राय भी आप जान चुके हैं। ब्रेक लेते हैं, ब्रेक से वापस आएंगे, इस डिस्कशन को कंटिन्यू भी करेंगे और अगला सवाल हमारा ये होगा कि अगला चेयरमैन सेनेट कौन होगा। राय लेंगे ब्रेक के बाद। सेनेट इलेक्शन के बाद अब तमाम नजरें चेयरमैन सेनेट के इलेक्शन पर मरकूज हैं। गवर्नमेंट ने एक बार फिर सादिक संजरानी को चेयरमैन सेनेट के लिए मैदान में उतारने का ऐलान कर दिया और उन्होंने अपनी कैंपेन भी शुरू कर दी है। लेकिन जरदारी साहब ने यह दावा किया कि यूसुफ रज़ा गिलानी को चेयरमैन सेनेट बनवाएंगे। इसी मुनासबत से ये सवाल रहमान नज़र साहब मैं आपसे आगाज़ करी हूँ। चूँकि सादिक संजरानी को मैदान में उतारने का फैसला किया गवर्नमेंट ने, जरदारी साहब कहते हैं कि यूसुफ रज़ा गिलानी चेयरमैन सेनेट होंगे। आपकी तज्ज़िया क्या कहता है कि अगला चेयरमैन सेनेट कौन होगा? देखिए, ये पाकिस्तानी सियासत का जो चेस बोर्ड है उस पर मेरा ख्याल है ये यूसुफ रज़ा गिलानी वाले मुकाबले से ज़्यादा पेचीदा इलेक्शन जो है वो आने वाला होगा। और उसकी 2-3 वजूहत है। एक तो सादिक संजरानी साहब, आपको याद होगा
पीपल्स पार्टी की जो एलानिया हमायत थी उसके साथ जो है वो कामयाब हुए थे। और बहुत सारे लोगों ने जो है वो उस वक्त जो हॉल के अंदर मौजूद थे, मैं खुद भी वहाँ पर था, जो नारे लगे वो जरदारी साहब के जो है वो लगे थे। अब सादिक संजरानी साहब जो है वो दूसरी तरफ हफीज शेख की निस्बत जो है वो सेनेट की हद तक, जो सेनेट का ऐवान है उसके अंदर हफीज शेख से वो ज़्यादा मजबूत उम्मीदवार हैं। उनके सेनेटर्स के साथ जो एग्जिस्टिंग है उनके साथ जो है वो बड़े अच्छे ताल्लुकात हैं। और उन्होंने बावजूद इसके कि उनके नंबर्स कम थे, वो तहरीक अदम एतमाद जो है वो उसमें भी जो है वो सर्वाइव कर गए। और उसके बाद भी जो है वो उन्होंने अपना जो सेनेट जो हाउस है वो उसमें अपनी नशिस्त पर उन्होंने अपने जो है वो वक्त जो है वो पूरा किया है। लेकिन इस वक्त जो बयानिया है वो इस वक्त सादिक संजरानी साहब के लिए जो मेरा ख्याल है थोड़ा प्रॉब्लमेटिक हो सकता है। और जो पीडीएम का रवैया है जी, जब अदम एतमाद आई थी तो उस वक्त जो संजरानी साहब के खिलाफ या अपोजिशन पार्टियां जो है वो इस तरह से इकट्ठी नहीं थी जिस तरह से जो है वो अब हैं। तो मेरा ख्याल है ये एक प्रॉब्लम हो सकती है सादिक संजरानी के इलेक्शन के अंदर कि वो इसका जो है वो मुकाबला किस तरह से करते हैं। लेकिन मेरे ख्याल में जो है वो ये हफीज शेख की निस्बत जो है वो ज्यादा मजबूत उम्मीदवार हैं। और अपोजिशन को सेनेट के ऐवान के अंदर हो सकता है यूसुफ रजा गिलानी की निस्बत ज्यादा जोर लगाना पड़े। जी जावेद चौधरी साहब, आपको क्या लगता है अगला चेयरमैन सेनेट कौन होगा? देखिए, उसमें यूसुफ रजा गिलानी साहब के अलावा तो कोई नजर नहीं आ रहा इस वक्त, क्योंकि ये जो अपोजिशन है उसने बड़ा सोच समझ के ये चाल चली है, चाल खेली भी है। ज़ाहिर 53 इनके वोट्स हैं और ये कुछ और आज़ाद उम्मीदवारों को कोई एक आध पार्टी को आजकल में अपने साथ मिला लेंगे। आप देखिएगा कि कोई एक प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी आज या कल में और ये चीज तय हो जाएगी। तो उसके बाद ज़ाहिर है यूसुफ रजा गिलानी साहब, ये ज़हन में रखें, गिलानी साहब जो है ना बहुत ही समझदार आदमी है और आसिफ अली जरदारी साहब भी। अगर ये इन्हें उम्मीद 1% भी ना होती और इनकी सिर्फ उम्मीद 99% भी होती तो गिलानी साहब ने यहाँ से सेनेट का इलेक्शन नहीं लड़ना था। तो जब वो सेनेट के इलेक्शन लड़ने के लिए यहाँ पहुंचे और जरदारी साहब भी यहाँ आके बैठ गए तो उसका मतलब सिर्फ एक ही है कि यूसुफ रजा गिलानी साहब अब चेयरमैन सेनेट बनेंगे, क्योंकि इनके पास एश्योरेंस है इसकी। तो मेरा ख्याल है ये कि ये इलेक्ट हो जाएंगे और इससे ये फायदा होगा कि एक जरा बैलेंस भी क्रिएट हो जाएगा पार्लियामेंट के अंदर कि अपोजिशन जो है उसके पास सेनेट है और गवर्नमेंट के पास कौमी असम्बली है। एक बैलेंस क्रिएट करना भी इस वक्त मकसद है और मेरा ख्याल है ये है कोशिश। और दूसरी बात यह है कि जरा सेनेट मुस्तकिल होता है, कौमी असम्बली तो खत्म हो सकती है, तो मुस्तकिल जो है वो मेरा ख्याल है अपोजिशन अपने हाथ में रखना चाहती है। जी आमिर साहब, ये हम हैं 181, ये हमारी पीडीएम 164 की है और वो 17 वो हैं जिनकी पारी हो रही है। बस कहानी सारी इतनी है। और चेयरमैन सेनेट का इलेक्शन ज़ाहिर है कांटेदार होगा कि इस दफ़ा सादिक संजरानी साहब सारा दिन हो गया आज अपनी कैंपेन पे निकल पड़े हैं, एक एक वोटर के पास जा रहे हैं, वरना पिछली दफ़ा वोटर इनके पास आ रहे थे और ये बिल्कुल नए थे सियासत के अंदर और सब इनको वोट डाल रहे थे। मैच बड़ा है, अच्छा है, दिलचस्प होगा। इस दफ़ा खुफिया वोट इमरान खान साहब के ख़िलाफ़ इस्तेमाल हुआ, पिछली दफ़ा इमरान खान साहब के हक़ में इस्तेमाल हुआ था। अब 12 मार्च को चूँकि सुबह ओथ होना है और शाम को चेयरमैन सेनेट का इलेक्शन हो जाना है तो हमें इंतज़ार करना पड़ेगा। चूँकि सब लोगों ने जो ताश के पत्ते लगाए हैं बड़े सोच समझ के लगाए हैं, इतना ईजी नहीं होगा। क्या पार्टी पोजीशन बदलती है, हर रोज़ एक नया रंग हमें देखने को मिलेगा और अच्छा है कि जो लोग लोगों के वोट लेके आए हैं उनकी इज्जत में इजाफा होना शुरू हो गया है और ये बरकरार रहेगा। कितने दिन बरकरार रहेगा ये 12 मार्च के बाद पता चल जाएगा। सही जी मंसूर साहब। देखिए मेरे ख्याल में एक चीज़ तो अभी क्लियर कि आज बिलावल भुट्टो साहब से बार बार ये सवाल किया गया था तो उन्होंने हेजिटेट किया डेफिनेटली कोई जवाब देने के हवाले से। उन्होंने कहा कि पीडीएम के प्लेटफॉर्म से हम इस बात की अनाउंसमेंट करेंगे कि कौन हमारा उम्मीदवार होगा। लेकिन ऑब्वियसली यूसुफ रजा गिलानी साहब ही एक स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट लग रहे हैं। लेकिन अगर इस सारी चीज़ को उठा के एक दफ़ा देखा जाए तो आप ये ज़हन में रखिएगा कि सादिक संजरानी साहब को चेयरमैन बनाने वाली भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी थी। अब सादिक संजरानी ही आज दोबारा एक कैंडिडेट हैं तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हैज़ अ लॉट ऑफ एक्सप्लेनेशन टू डू कि आखिर ऐसा क्या हो गया कि अब सादिक संजरानी साहब आपको बुरे लगना शुरू हो गए। वेल
एनीवेज, यूसुफ रज़ा गिलानी साहब अगर होते हैं तो एक अच्छी चॉइस होंगे, बतौर स्पीकर भी, बतौर प्राइम मिनिस्टर भी। उनकी एक हाउस को किस तरह चलाना है, उनकी बड़ी काविशें हैं, बड़ा उनका एक किरदार है। और मेरा ख्याल में इस PDM के लिए अगर पिछले कम से कम 1 साल में अगर आप उठा के देखें तो यूसुफ रज़ा गिलानी ही सबसे बड़ी खुशखबरी बन के आए हैं। तो मेरा ख्याल में अगर इस सीट के ऊपर लाके उनको बिठाया भी जाता है तो एक अच्छा फैसला ज़रूर होगा। लेकिन ऑब्वियसली इमरान खान साहब के लिए फिर एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम होगी कि सेनेट जो है वो उनके हाथ में नहीं रहेगा, और चेयरमैन सेनेट अगर आपका बंदा ना बैठा हो तो आपको कानून साजी के हवाले से काफ़ी मुश्किलात हो सकती हैं। जी आया साहब, ये अच्छी मूव है PTA की, सादिक संजरानी साहब को नॉमिनेट करना। जरदारी साहब तो अपना चाह रहे थे उस वक्त भी चेयरमैन, लेकिन उन्हें कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ा। ये जरदारी साहब के कैंडिडेट नहीं थे, उन्हें दिए गए थे, उन्होंने उस पर आमीन कहा था। अब अगर तो ये कैंडिडेट उसी तरह उन्हीं के हैं जहां से पहले आए थे, फिर तो मेरे ख्याल में सादिक संजरानी साहब को कोई हरा नहीं सकता। अगर ये अब उनके नहीं है, सिर्फ PTI के हैं, तो फिर यूसुफ रज़ा गिलानी साहब भी जीत सकते हैं, फिर कुछ भी हो सकता है। बहुत थोड़ा फ़र्क है वोटों का, 53-47, वो भी 52 है ना। इसहाक डार साहब तो ज़ाहिर है यहाँ है नहीं, वो तो लंदन में है। और एक चीज़ जावेद चौधरी साहब ने कहा था कि 6 महीने तक वो नहीं कर सकते अदम एतमाद, वो अब नहीं रहा हुआ 18वीं तरमीम के बाद। नेक्स्ट डे भी नो कॉन्फिडेंस मोशन ला सकती है। लेकिन मेरे ख्याल में ऑपोजिशन PDM इमरान खान के खिलाफ नो कॉन्फिडेंस नहीं लाना चाह रही, वो इनको मफलूज करके रखना चाह रहे हैं। पंजाब में ला सकते हैं, स्पीकर के खिलाफ ला सकते हैं, और चेयरमैन सेनेट का इलेक्शन है। ये स्ट्रेटजी मुझे लग रही है ताकि इनको काम न करने दिया जाए, और इस तरह आराम से 5 साल गुजर जाएंगे और उसके बाद इनके पल्ले कुछ नहीं होगा और ये फारिग हो जाएंगे। जी जावेद चौधरी साहब, एक छोटा सा सवाल, इलेक्शन कमीशन पर सवालात उठाए इमरान खान साहब ने अपने खिताब में। अब इलेक्शन कमीशन की क्या जिम्मेदारी बनती है, वो किस तरह से, जाहिर है इमरान खान साहब प्राइम मिनिस्टर हैं, कैसे मुतमईन करेंगे उनको? इलेक्शन कमीशन की जिम्मेदारी नहीं है गवर्नमेंट को मुतमईन करना। अगर वो गवर्नमेंट को मुतमईन करेंगे तो इसका मतलब ये होगा कि फिर वो गवर्नमेंट के ज़ेरे साया है। वो एक इंडिपेंडेंट बॉडी है, और जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में मेरा ख्याल अटॉर्नी जनरल जो ले गए गवर्नमेंट को, वो उनकी बहुत बड़ा उन्होंने नुकसान उठाया गवर्नमेंट ने। जब वो सुप्रीम कोर्ट में ले गए, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने दोबारा श्योर कर दिया कि ये इंडिपेंडेंट है और ये सारा मसला जो है ना इन्हीं का है, और इन्हीं ने मामला को सेटल करना है, पूरी गवर्नमेंट इनके कंट्रोल में है, इनके अंदर है। तो अब आप उससे खुद अंदाजा लगाइए कि आपने उनको मजीद एम्पावर कर दिया। तो अब मेरा नहीं ख्याल कि प्राइम मिनिस्टर साहब की बात जो है इलेक्शन कमीशन मानेगा। दूसरा, जिस तरह इलेक्शन कमीशन को आर्म ट्विस्टिंग की गई और इलेक्शन कमिश्नर को फोन किए गए, लोग मिले जाके और उन्होंने उनको प्रेशराइज किया, तो उससे वो इलेक्शन कमिश्नर। ठीक है जावेद चौधरी साहब, वक्त मेरे पास खत्म हो गया। तमाम एक्सपर्ट्स का बहुत शुक्रिया। ये था आज का एक्सपर्ट्स फीडबैक। दीजिएगा, ख्याल रखिए।